अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अनसर्टेनिटी, ट्रू वैल्यू, बेस्ट एस्टीमेट एंड लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी जो है वो बेसिकली डील करती है मेजरमेंट के साथ, और कोई भी जो मेजरमेंट है वो आप करते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से। कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उससे आप उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं। तो कोई भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब यही इंस्ट्रूमेंट ये तय करता है कि उस मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी क्या होगी, आपका ये इंस्ट्रूमेंट ये तय करता है कि आपका बेस्ट एस्टीमेट क्या होगा। यही ये तय करता है कि आपके पास लीस्ट काउंट क्या होगा। और इसके साथ साथ एक जो बहुत अहम चीज़ है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट उसे मालूम तो नहीं कर सकता, उसके करीब तरीन ज़रूर चला जाता है, और वो जो चीज़ है वो कहलाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू। हम इस ट्रू वैल्यू को कभी भी सही तौर पे मालूम नहीं कर सकते हैं। वजह, उसके पीछे वजह ये है क्योंकि हर मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी को अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो अनसर्टेनिटी से मुराद है किसी मेजरमेंट में पाए जाने वाला डाउट। डाउट ये है कि वो आपकी ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये वो डाउट आपको फ्राहम करती है, ठीक है। तो हम अक्सर का इसे डाउट ही की नज़र से देख रहे होते हैं। अब अनसर्टेनिटी है क्या, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो उसे देखते हैं। तो अनसर्टेनिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है द पैरामीटर एसोसिएटेड विद द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट टेल्स अबाउट डिस्पर्शन ऑफ वैल्यूज। डिस्पर्शन से मुराद की जो मेजरमेंट आपने ली है उसकी वैल्यूज में फैलाव कितना है, यानी कि कितनी उसमें बेयकीनी की कैफियत पाई जा रही। लेट्स से कि अगर मैं किसी मोबाइल की प्राइस की बात करूं जो कि मुझे नहीं मालूम, और मैं उसकी प्राइस जो है अपने तौर पर एक जहन में सेट कर लेता हूँ, ये है कि उसकी प्राइस है लेट्स से 40,000 से लेकर 50,000 तक। यानी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 40 से 50,000 तक, यानी कि 40 भी हो सकती है, 50, 42 कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी पूरी रेंज है, उसी की डिस्पर्शन को, यानी कि 40 से 50 तक जो फैलाव है, उसी को हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। लेकिन मैं किसी सेलफोन वेंडर वगैरह उससे दरियाफ्त करता हूँ कि ये सेलफोन कितने का हो सकता है, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर बताएगा। वो कहता है कि सेलफोन की जो प्राइस है वो हो सकती है 42,000 से लेकर 44,000, और देख सकते हैं उसने काफ़ी करीबी फिगर बताई। तो इस केस में अब इसमें जो डिस्पर्शन है कम है, फैलाव वैल्यूज़ का कम है, और मैं ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा सकता हूँ, तो इसमें अनसर्टेनिटी कम रहेगी। लेकिन सवाल उठता है कि ए क्यों बेहतर नहीं बता पाया, बी ने ज़्यादा क्यों बेहतर बताया? क्योंकि ए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लोगों मैं हूँ जो कि कोई दुकानदार नहीं है, एक सिंपल कस्टमर है, और बी एक दुकानदार है जिसका रोज़ का काम है। तो उसने भी इसमें डाउट क्यों रखा? क्योंकि मार्केट की कंडीशन है, मार्केट में फ्लक्चुएशन है, डेट्स वाई वो इतना डाउट इसके अंदर रख रहा है, ताकि अगर मैं उसका ख़रीदने जाऊँ ऐसा ना कि मोबाइल 45,000 का हो जाए, मैं कहूँ कि भाई आपने तो 42 से 44 बताया था। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि अनसर्टेनिटी इतनी ज़रूर रखी जाए कि वो ट्रू जो वैल्यू है उसके अंदर लाई करे, ठीक है। तो वो जो रेंज आ रही है जिसमें वो लाई कर रही है, उसी को हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं, और उसी को अनसर्टेनिटी का। ये अनसर्टेनिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और जो सेकंड वन यहाँ पे लिखी गई है, द पैरामीटर विच डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अ मेजरमेंट इन विच ट्रू वैल्यूज इज मोस्ट प्रोबेबली लाइज। ये उस अनसर्टेनिटी की सादा डेफिनेशन है कि उन तमाम वैल्यूज़ की रेंज जिसमें मुमकिन तौर पर आपकी जो जिसमें ट्रू वैल्यू लाई करती हो, उसे हम नाम देंगे अनसर्टेनिटी का। अब इसे और बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बना रखी हैं एक एग्जांपल के लिए, तो इसे देखते हैं। तो अब ज़रा अगर इस एग्जांपल को देखें तो इसमें मैंने 3 स्प्रिंग बैलेंस बना रखे हैं, केस ए, केस बी, केस सी। थोड़ा सा फ़र्क आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डिविजन्स का फ़र्क दिख रहा है, और तीनों के साथ सिमिलर ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट तीनों के साथ हैंग कर रखा है। बस ये समझ लें कि स्केल बस चेंज करना है इस पर मैं। केस ए को अगर आप देखें तो केस ए में यहाँ पे जो डिविजन्स लगी हुई हैं 0, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ताकि हम मास को मेजर कर सकें। इससे मास को हैंग किया जाता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग दबता है वेट की वजह से, तो हम मास को या वेट को मेजर कर लेते हैं। तो केस ए में आपके पास जो छोटी से छोटी डिवीजन है मेजरमेंट की, वो है किलोग्राम।
यानी कि आप किलोग्राम से कम नहीं बता सकते। क्या तो कैसे बता पाएंगे अगर यहाँ पर आपके किलोग्राम से छोटी कोई डिवीज़न है ही नहीं। तो अब आते हैं कि यहाँ पर ही हमें मेजरमेंट क्या दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब मैं इसके साथ हैंग किया गया है, तो अगर आप इस को देखें जहाँ पर इसका पॉइंटर है, तो अब अगर आप इस पॉइंटर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 2 और 3 किलोग्राम में कहीं पर दरमियान में मौजूद है। एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, लेकिन आप एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि 3 के करीब है और 2 से दूर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि दरमियान में एक लाइन खींच एक इमेजिन लाइन मिड पॉइंट पर। तो मैं देख, और इस लाइन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ 2.5, हालांकि वहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन मिड में। तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो पॉइंटर है 2.5 से नीचे है, 3 के करीब है। तो बेहतर होगा कि हम इसे यहाँ पर कहें कि इसका जो मास है केस ए में वो है 3 किलोग्राम, लेकिन एग्जैक्ट 3 किलोग्राम तो नहीं, ये तो हमें बताना है कि 3 किलोग्राम से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब अगर आप ये वैल्यू किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे बताना पड़ेगा कि आप 3 किलोग्राम कहाँ से कहाँ तक मान रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक माना जा रहा है, देखें, अगर इस 2.5 से ऊपर होता है इस इमेजिनरी लाइन से, तो आप इसे 3 ना कह रहे थे, 2 कह रहे थे, यानी कि एक तो 2.5 से। अभी 2.5 कैसे आ सकता है, तो 3 में से आप माइनस करें 0.5 को, तो चुनाचा आपके रिजल्ट आएगा 2.5 किलोग्राम। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कम से कम 2.5 हो सकता है, ठीक है, जिसे आप बता रहे हैं। और कब तक आप इसे 3 किलोग्राम कहते रहेंगे, जब तक इस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस ना करे, जो कि 3 और 4 के दरमियान में, और ये 3.5 किलोग्राम, क्योंकि अगर इससे नीचे होता आप इसे 4 कह रहे होते हैं। तो अब इससे 3.5 आप कैसे बनाएंगे, इसमें 0.5 को आप ऐड कर दें तो ये बनेगा 3.5 किलोग्राम। यानी कि अब बताना आप ये चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम के दरमियान में, वो हो सकता है 3 किलोग्राम एग्जैक्ट हो सकता है 2.59 किलोग्राम हो सकता है 3.12 किलोग्राम हो, लेकिन आपको नहीं पता। ये जो 3 किलोग्राम आपने लिखा है इस जगह पर, ये आपका कहलाता है बेस्ट एस्टीमेट, सबसे अच्छा एस्टीमेट जो कि आपने इंस्ट्रूमेंट से लगाया है। और इसी को अक्सर औकात मीन वैल्यू भी कहते हैं, एस्टीमेट। लेकिन मीन वैल्यू अक्सर औकात उसको कहा जाता है जब किसी डेटा सेट से निकाली गई तो ये आपका बेस्ट एस्टीमेट हुआ। तो अब इसके मास को कैसे लिखा जाए, देखें, एग्जैक्टली 3 किलोग्राम तो नहीं है, पूरी एक रेंज आ रही है 2.5 से लेकर 3.5 तक कुछ भी हो सकता है। तो आप 3 लिखें, प्लस लिखें, माइनस लिखें, और यहाँ पे लिखें 0.5 किलोग्राम। इसका फ़ायदा ही होगा, जब इसे माइनस किया जाएगा तो 2.5 बनेगा, ऐड किया जाएगा 3.5 बनेगा, यानी कि पूरी एक रेंज आ गई। और ये जो 0.5 जो कि माइनस और प्लस किया गया है, इसी को हम नाम देंगे अनसर्टेनिटी का। ये है अनसर्टेनिटी ऑफ मास, जो कि इसके मास में है, और इसे हम लिखेंगे डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम जो है यहाँ पर वो है 0.5 किलोग्राम। अब अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, यहाँ पर जो छोटी से छोटी डिवीजन थी किलोग्राम की, और यहाँ पर ये रेंज जो पूरी आ रही है वो 1 किलोग्राम की आ रही है, लेकिन दोनों साइडों पर देख रहे हैं तो आधा किलोग्राम कर रहे हैं। तो ये आधा किलोग्राम अनसर्टेनिटी है। लेकिन आपके पास ये जो 1 किलोग्राम की जो रेंज कह दें, या हम यूँ कहें कि आपके, तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटी से छोटी डिवीजन आपके से 1 किलोग्राम की थी। ये जो छोटी से छोटी डिवीजन है, इसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट, यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेजरिंग स्केल और एन इंस्ट्रूमेंट, उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। हम इसे LC से लिखते हैं। और जिसमें आप लंबाई के स्केल का इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अनसर्टेनिटी हमेशा जो है लीस्ट काउंट का हाफ होगी। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, देखिए इस केस में लीस्ट काउंट जो है हमारे पास है 1 किलोग्राम, तो हम 1 का हाफ कर दें तो आपके पास आएगा 0.5 किलोग्राम। तो ध्यान में रखिएगा कि जो अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट का हाफ होती है। तो एक तो हो गया बेस्ट एस्टीमेट जो कि आपने देख के मालूम किया, एक लीस्ट काउंट जो कि इसकी छोटी छोटी डिवीजन, फिर अनसर्टेनिटी उसका हाफ, और ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ रहेगी जो कि ट्रू वैल्यू। अब देखिए ट्रू वैल्यू नहीं है, ये आपका ट्रू वैल्यू नहीं कहलाएगी। हाँ, तो ट्रू वैल्यू जो है वो इस पूरी रेंज में, यानी कि 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम के दरमियान में कहीं पर है, तो वो ट्रू वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो ये था केस ए। अब आते हैं केस बी की तरफ। उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो केस बी अगर आप देखें, अब केस बी में क्या किया गया है, ज़रा मैं आपको समझाऊँ। सेम वही आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है, सेम वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब क्या किया गया, यहाँ पे 0 और 1 किलोग्राम के दरमियान में कोई डिवीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 किलोग्राम यानी कि हर किलोग्राम को फर्दर 10 डिवीजन में बांट दिया। तो इस केस में अब आपका जो लीस्ट काउंट होगा वो किलोग्राम नहीं होगा। तो लीस्ट काउंट के लिए अब 1 किलोग्राम को हमने 10 डिवीजन में बांट दिया है, ये आएगा 0.1 किलोग्राम, जिसे हम 100 ग्राम भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यूनिट को हम सेम रखना चाहेंगे तो हम किलोग्राम कहेंगे, यानी कि किलोग्राम के 10वें हिस्से तक।
तो ये रहेगा लीस्ट काउंट। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे अब अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। उसमें अनसर्टेनिटी थी 0.5 किलोग्राम की, इसमें उससे कम हो जाएगी। ज़रा देखते हैं कैसे। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, देखें अभी भी इसका पॉइंटर वहीं पर है क्योंकि सेम ऑब्जेक्टिव हमने कोई चेंज नहीं की, लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ ये बता पा रहे थे कि 3 के करीब है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि हम उससे फर्दर क्या बता सकते हैं। देखें यहाँ पे 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा जूम करके रखा हुआ है इस जगह पे। चले मैं इसे पेस्ट करता हूँ, दिखाई दे रहा सही। हाँ, इस जगह पे रख देते हैं। तो ये रहा। तो अब देख सकते हैं ये 2.5 ये इस जगह पे मैंने बना दिए, 3 किलोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। ये हमारा इस जगह पे देख सकते हैं ये 2.8 से ज़रा से ऊपर है, यहाँ पे 2.8 से ज़रा से ऊपर है। तो ये रहा हमारे पास हमारा वो मार्क इस जगह पर। तो अब इस केस में अब ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। उसमें सिर्फ 3 किलोग्राम से ऊपर बता सकते थे, आप ये कह सकते थे हाँ ये 2 से 3 के बीच में, लेकिन अब आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं 2.7 और 2.8 के दरमियान में। तो अब इसे और बेहतर बनाएं। उसी तरीके से जैसे वहाँ पर हमने इमेजनरी लाइन खींची थी, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इमेजनरी लाइंस खींच लेते हैं बिल्कुल मिड में। ये एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची और एक इमेजनरी लाइन मैंने यहाँ पर खींची। तो अब ये जो है ये 2.7 है, तो ये होगा 2.75 और ये होगा 2.85, क्योंकि हमने इनके दरमियान का हाफ कर रखा है ना। तो यहाँ पर भी हाफ है 2.8 और 2.9 का। तो अब हम इसे सवाल उठता है, अब हम इसे 2.7 कहें या 2.8 कहें। चूँकि ये इस मिड लाइन से नीचे है तो हम इसे 2.7 नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे 2.8। तो हमारा केस भी चल रहा है। तो अब अगर मैं इसका मास लिखूं तो अब आएगा 2.8। अब जरा देख सकते हैं कितनी बेहतरी। उस आपके पास जो बेस्ट एस्टीमेट 3 आ रहा, यानी कि किलोग्राम तक एक्यूरेसी थी बेस्ट एस्टीमेट की, इसमें जो आपके पास आ रहा है वो 2.8 यानी कि किलोग्राम के 10वें हिस्से तक आ रही है। तक क्यों है? क्योंकि आपने लीस्ट काउंट को कम कर दिया, यानी कि डिवीजन छोड़ी। 2.8 तो आ गया। अब हमने तय करना अनसर्टेनिटी का। तो अब आप इसे तो अब 2.75 से लेकर 2.85 तक आपकी जो वैल्यू है 2.8 लाई करेगी, यानी कि ट्रू वैल्यू इसके दरमियान में कहीं पर है। तो अब 2.75 कैसे बनाया जाए? तो 2.8 में से हम माइनस कर देते हैं 0.05 को, तो आपके पास आ जाएगा 2.75। और इसी तरीके से अगर हम इसमें 0.05 को ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 2.85। तो अब ये आपके पास रेंज आ गई, यानी कि इसके दरमियान में आपकी वैल्यू लाई कर रही है। तो अब जो मास होगा हमारे पास, उससे हम लिख सकते हैं 2.8 प्लस माइनस 0.05 किलोग्राम। और अब इसमें 0.05 है मास की अनसर्टेनिटी डेल्टा एम, और इसे हम यूँ भी निकाल सकते हैं डेल्टा एम इजिकल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2। इस केस में अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए हम लीस्ट का हाफ करेंगे। तो अब अगर मैं लीस्ट काउंट का हाफ, लीस्ट काउंट था यहाँ पर 0.1 किलो, उसे मैं 2 से डिवाइड करूँ तो देख सकते हैं 0.05 किलोग्राम आ गई। ये आपके अनसर्टेनिटी। तो ये 2.8 जो है ये है हमारा बेस्ट एस्टीमेट, और ये हमारी है ओवरऑल वैल्यू। तो केस ए में वैल्यू आ रही थी ट्रू वैल्यू 2.5 से 3.5 के दरमियान कहीं पे, और इसमें 2.75 से 2.85 के दरमियान। तो अब अगर इसे और बेहतर बनाना चाहें, व्यूअर्स तो जो केस सी है वो केस नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया गया और वहीं पर उसे कंक्लूड किया गया है पूरे इस टॉपिक को। इसके साथ शेयर न करने की वजह यह है कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि फ़िलहाल मैं 15 मिनट से ऊपर की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता।